क्वेश्चन में पूछा हुआ शिक्षार्थी जो है केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित शब्द से ही पता चल रहा है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट किसको केंद्र मानेंगे। तो अध्यापक को तो मान नहीं सकते हैं, विषय वस्तु को तो मान नहीं सकते, वातावरण को मान नहीं सकते, इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित मतलब इसमें बालक को ही आप क्या केंद्र यानी कि उसे ही मेन मान के आप चीज़ों को तैयार करेंगे, ना कि अदर चीज़ को। तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चा। चलिए इसी से कुछ डिस्कशन में दिया हुआ उससे बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि दिया हुआ है बाल केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। बाल केंद्रित पे बालकों की जो रुचि होती है, प्रकृति होती है और आवश्यकता होती है उसे ध्यान दिया जाता है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित पर उनके विषयों को ना महत्व देकर बालकों को महत्व दिया जाता है। आई बात समझ में? और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों को अपने स्वयं के सीखने को निर्देशित करने की अनुमति देता है। स्वयं को सीखने, शिक्षकों द्वारा नियोजित और बच्चों द्वारा संचालित गतिविधियों केवल पाठ्य पुस्तक होकर बच्चों के लिए सीखने का माध्यम बन जाती है। अगला इसी में है क्वेश्चन नंबर। बार बार बच्चों को सजा से बचने, इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। बार बार बच्चों को क्या सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए जो सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, ये क्या दर्शाता है। जैसे आप बच्चों से कहें कि अगर ये नहीं करोगे तो मारे जाओगे, तो ये कर लो, या ये करो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें आप जो बच्चों से कहते हैं, ये क्या दर्शाता है उन्हें। तो इसमें आपका पहला है उनकी बाहरी प्रेरणा को काम करता है, उनके आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, या बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, या बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी होगा। ऐसा कहने से बच्चों में क्या होता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। जैसा कि दिया है, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जिज्ञासा में प्रोत्साहित करने का सुझाव क्या होना चाहिए। एक अच्छे रोल मॉडल बने, अपने बच्चों की रुचि को प्रोत्साहित करें, अपने बच्चों को जिज्ञासे उपकरण दें, अपने बच्चों को गलतियां करने दें, खेलने के लिए मुक्त अंतः सामग्री दें। यह है बच्चों को आप जिज्ञासु बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, RTE अधिनियम 2019 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे जो
एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के जो कार्य प्रति सप्ताह जो काम करने का घंटा निर्धारित किया गया वो कितना है? तो 45 घंटे हैं। एक हफ्ते में 45 घंटा, ऐसा RTE एक्ट 2009 कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो ऑप्शन आपका होगा अभिक्षमता। क्यों होता है, नीचे देखते हैं। एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता निम्न है। क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, यानी कि विश्वसनीय या वैधता, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए एक उत्तम प्रशिक्षण के लिए। जबकि अभिक्षमता इनसे बिल्कुल भिन्न है। क्यों है? एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता से भिन्न है क्योंकि यह निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता या योग्यता से संबंधित है। एक निश्चित प्रकार के कार्य को करने से संबंधित है। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को, जैसे मूल्यांकन बच्चों के लिए जब आप एग्ज़ाम कराते हैं या कुछ एक्टिविटी माइंड वाला करवाते हैं, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभा शिक्षार्थी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो मंद किस्म के बच्चे हैं के रूप में अंकित करना चाहते हैं। उन्हें यह देखना चाहते हैं कि कौन मंद बुद्धि या कौन प्रतिभाशाली बच्चे। क्या इसलिए आप मूल्यांकन करते हैं? दूसरा है, उन बच्चों को पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, इसके आप एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा कराते हैं। तीसरा है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों को निदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, माफ़ करिएगा, ऑप्शन एक नीचे रह गया था आपका। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उद्दीपनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। अगर उस तीनों में देखेंगे तो वो बेहतर था, लेकिन 4 ऑप्शन यहाँ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा ही सही होगा। अगला है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र, ऐसी परिस्थितियां एक शिक्षक क्यों करता है? व्याख्यान उनका सुन सके इसलिए करता है, या कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान का नोट ले सकें इसलिए करता है? या कक्षा में अनुशासन बनाए रखें इसलिए करता है? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए, या
छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले इसलिए करता है। तो आपका जो आंसर है वो डी है। आप एक बेहतर शिक्षक हैं तो आप क्लास को इसलिए शांत और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जिससे हमारी और छात्रों की बात एक दूसरे की सुनी जा सके और उसमें पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके। सातवां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। जैसे कि क्रियात्मक आप करके जो सीखेंगे, इससे क्या होता है, आदमी को तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये आपका आंसर आपका सी सही है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, शिक्षकों, पर्यवेक्षकों या प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु किए जाने वाला अनुसंधान की क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीपी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाही? तो आंसर आपका होगा सुविधादाता होना चाहिए। एनसीपी 2005 के अनुसार एक शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए। अगला है, विकास क्या है? विकास डैश से फिर डैश की ओर बढ़ाता है। तो विकास, जैसा कि आपने पढ़ा है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। अगला है क्वेश्चन, थोड़ा सा विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। विकास में परिपक्वता और अधिगम महत्वपूर्ण होता है। विकास एकीकृत प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। एकीकृत प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है, अंतःक्रम प्रक्रिया है, संबंधित प्रक्रिया है। और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, दोनों प्रकार का होता है। और विकास एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम होता है। निश्चित दिशा और एक निश्चित क्रम भी होता है। तो विकास के बारे में जैसा आपने 10 पॉइंट देखा, एक बार फिर से देखते हैं विकास के बारे में क्या क्या है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास में परिपक्व और अधिगम महत्वपूर्ण है। विकास एकीकृत है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास एक अंतःक्रम है। विकास अंतः संबंधित है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है।
विकास एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित क्रम होता है। चलिए, अगला है क्वेश्चन। इसमें आपको मैचिंग करानी है। क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे से ABC मिलाना है। समीप, दूराभिमुख दिशा ए में दिया है। सिर, पदाभिमुख दिशा। और तीसरा अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। और चौथा है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं। तो कौन किसमें मिलेगा ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको इस मिलान में बता दूं कि देखिए जो है, सिर पदाभिमुख, सिर से लेकर पैर तक जो होता है, इस क्रम को सिर से पैर क्रम में मिला देंगे। जैसा कि शब्द से ही पता चला, सिर पदा मतलब पैर। तो ये हो गया, यानी कि दूसरा ए से। और इसका ऑप्शन देखते हैं, जैसा कि आंसर आपको बताने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है वो आपका ए होना चाहिए। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी। यही आपका राइट होना चाहिए। तो आप अगर कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो पॉइंट 2 से लेकर 2 और 1 को पकड़ लेंगे तो इससे आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो है सिर, पदाभिमुख और दिशा, और सिर से पैर तक मिला के देख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, बाकी भले न जानते हो। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। समीप दूराभिमुखी दिशा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसका मतलब होता है सिर पदाभिमुखा, मतलब सिर से पैर की ओर। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, किसी एक के बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इस शब्द से और इस शब्द से काफ़ी कुछ मैच करा सकते हैं। आप बड़ी आसानी से मैचिंग को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपका ए से है, अनुवांशिकी और एवं वातावरण से। अनुवांशिकी और वातावरण से। प्रकृति एवं पोषण विवाद अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति से तात्पर्य है कि अनुवांशिकी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है, जबकि पोषण से तात्पर्य है कि उनका वातावरण उनके विकास को कैसे प्रभावित करती है। बात समझिएगा, पोषण का तात्पर्य क्या है, उनके विकास को कैसे प्रभावित करेगी। पोषण जो है उनके विकास को कैसे प्रभावित करती है, जबकि
अनुवांशिकी, जबकि अनुवांशिकी जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। दोनों में अंतर समझिएगा। पोषण उसके विकास को प्रभावित करती है, जबकि अनुवांशिकी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, सत्य असत्य को बताना है आपको, कौन सा इसमें असत्य है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। एक विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ कौन सा, ए बी सी ऑब्लिक ए, बी और सी। तो बताइए कौन सा सही होगा। जबकि यहाँ ऑप्शन देखिए जो है हिंदी इंग्लिश का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पूछा है ए बी सी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या केवल ए सही है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो आपका आंसर होगा डी, यानी ए बस इसमें आपका राइट होगा। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे अद्वितीय हैं, यही इसमें गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डैश दिया हुआ है और पूछ रहा आपसे, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। किसकी वजह से। ग्रोथ, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। जब मनुष्य में उसकी परिपक्वता और अनुभव के कारण उसमें क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम विकास मानते हैं या तब विकास होती है। चलिए अगला है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषताएं नहीं हैं। तो बचपन की विशेषता की अगर बात करें तो इसमें भाई टोली बनाना, ये तो बचपन की विशेषता में आएगा। अनुकरणीय आयु, ये किसी को देख के सीखने में काफ़ी उस समय अनुकरण जल्दी करते हैं सब। और सवाल करना, ये भी आता है। और खिलौना आयु भी कहा जाता है। तो इसमें चारों सही है, इसलिए आयोग यहाँ चारों को सही मानता है। और यह व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया, इससे सबको नंबर इसमें मिले होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये चारों सही है, और भी कुछ इसके नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बाल अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जीवन का यह अनोखा काल माना जाता है, विद्यालय की आयु मानी जाती है, चिंतन की आयु मानी जाती है, परिपक्वता का आयु माना जाता है, टोली दल समूह की अवस्था मानी जाती है, और वस्तुओं को संचित करना, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी पाया जाता है। तो ये सारी बाल अवस्था की विशेषताओं में आता है। चलिए अगला है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो कार्य होता है वह निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ऐसा कौन बोले थे? तो ऐसा थॉमसन। आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसा थॉमसन जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा, कथानक और संप्रत्यक्ष परीक्षण। ऐसा बता दूं कि व्यक्तित्व मापने की दो विधियां होती हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ उद्दीपक परिस्थितियां दी जाती हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है, इसे प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत निम्न परीक्षण आते हैं: TAT टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे फुल फॉर्म होता है। दूसरा है सोर्स स्याही धब्बा परीक्षण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पूछ सकता है कि सोर्स स्याही धब्बा परीक्षण प्रत्यक्ष विधि है या अप्रत्यक्ष विधि में आएगा? तो यह आपका प्रत्यक्ष विधि में आएगा व्यक्तित्व की। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण और शब्द सहचर परीक्षण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोर्स स्याही धब्बा और शब्द सहचर परीक्षण। और शॉर्ट में TAT, जो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। तो देखिए आगे, अप्रक्षेपी विधि को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिनिष्ठ, मनोविश्लेषणात्मक और वस्तुनिष्ठ। ये अप्रक्षेपी विधि होती है। अगला, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्ध 140 होता है। मैं बता दूं कि आईक्यू लेवल 25 से 140 के बीच में मापा जाता है, 140 से ऊपर भी हो सकता है। तो यह कुछ ग्राफ दिए हुए उससे समझ सकते हैं। किसी बालक की 25 से नीचे उसका आईक्यू लेवल है तो वो जड़ बुद्धि बालक होता है। 25 से 50 के बीच में आता है
तो मूढ़ होता है। 50 से 70 के बीच में आता है मूर्ख हो जाता है। 70 से 80 के बीच में निर्बल बुद्धि हो जाता है। और 90 आता है तो मंद बुद्धि। और 110 हो जाता है 90 से तो सामान्य बुद्धि। और 110 से 120 होता है तो उत्कृष्ट बुद्धि होता है। अगर आप क्लास में पढ़ाते हुए देखे हो तो उसमें सामान्य बुद्धि में ज़्यादातर लोग आते हैं। उसमें कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके 110 से 120 IQ लेवल तक आते हैं। और उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो प्रखर होंगे। प्रतिभाशाली तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो 120 से 140 को प्रखर बुद्धि कहा जाता है और 40 से 140 से अधिक होने वाले को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला है स्कूल को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए भाई? क्या छात्रों को विशिष्ट महसूस कराने के लिए, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, या छात्र छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, या यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में सामर्थ्य या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर पॉजिटिव में डी जा रहा है, जबकि सब नेगेटिव दिखा रहा है। यही आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको मानसिक आयु निकालना है। बच्चे की आयु 16 है। बुद्धि लब्धि यानी कोई टेस्ट लिया गया उसमें वो 75 नंबर पा रहा है। तो इसमें मानसिक आयु निकालने का सबसे अच्छा यही है कि जो इसकी एज है और जितना नंबर पाता है IQ लेवल टेस्ट में उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। और जो भी मल्टीप्लाई में नंबर आए उसको पीछे से 2 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर 16 गुणे 75 किया जाए, 16 वर्ष उसकी आयु हो गई, 75 नंबर वो पाया IQ में, तो दोनों करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। और 1200 को 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो आपका 1-2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो आपका 12 मानसिक आयु आ रहा है। यानी कि जो बच्चा लगभग जिस सवाल को 12 साल का बच्चा कर सकता है वह 16 वर्ष का बच्चा कर रहा है। उसका मानसिक आयु 12 में है और जबकि एज उसका 16 का है। तो 4 वर्ष का डिफरेंस है एज और मानसिक आयु में। अगला है, कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का फार्मूला किसने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला आपका ये दोनों लोग दिए थे, विलियम स्टर्न और टर्मन। सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन 4 मिला है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर जो होगा आपका वो होगा डी, अपसारी चिंतन से। सृजनात्मक मुख्यतः अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में अपसारी चिंतन किसको कहा जाता है ये ज़रा देख लेते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए एक से ज़्यादा दृष्टिकोण का प्रयोग करना, यह अपसारी चिंतन में आता है। सृजनात्मक चिंतन का उपयोग करते हुए मुक्त अंतः वाले प्रश्नों के साथ काम करने, ये भी एक अपसारी चिंतन का है। और एक प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क उद्वेलन
विषय से हटकर सोचना आदि शामिल है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देता है? तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वह डी होगा, भय और चिंता से मुक्ति। अगर बालक भय और चिंता से मुक्त है तो उस स्थिति में समायोजन को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। अगला है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बालक है उसका जो लक्षण होता है वो कैसा होता है? जिज्ञासी। क्या होता है? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी उसके अंदर क्या क्या रहनी चाहिए? जिज्ञासा, चीज़ों को जानने की। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। अब देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक के अंदर क्या विशेषता होती है। तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी? जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नव्यता, रचनात्मक समस्या समाधान और कल्पनाशील होता है, विशिष्ट रुचियों और विषयों के प्रति उत्साही रहता है, वो नई नई जानकारी खोजने का दिमाग लगाता है, परिपक्व हास्य भावना रहेगी, जागरूकता रहेगी, सामाजिक रूप से जागरूक रहेगा, वो वैश्विक मुद्दों की भी जानकारी जुटाता है। ऐसे बालक प्रतिभाशाली होते हैं। अगला है एक व्यक्ति में एक समय पे 2 इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? तो द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व। कुंठा नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? इसमें एक रवि नाम का लड़का है जिसकी पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में बहुत कम ग्रेड आता है, जबकि मैथ में उसका काफ़ी अच्छा ग्रेड आता है और लेखन कौशल में भी अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है किसकी अधिक संभावना है? तो रवि में डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृत है उसमें। अगला क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात स्किनर कहते हैं। सीखना जो है क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया मानते हैं स्किनर। जबकि और वैज्ञानिक क्या मानते हैं यहाँ देखते हैं। वुडवर्थ ये क्या मानते हैं? सीखना जो है एक विकास की प्रक्रिया है। जबकि क्रो क्या कहते हैं? सीखना एवं ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो में अर्जन ध्यान देना है, वुडवर्थ में विकास की प्रक्रिया को ध्यान देना है। जबकि गेट्स में क्या ध्यान देंगे? गेट्स में अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम या सीखना कहलाता है। अगला देखते हैं। कक्षा 2 की एक छात्रा सृष्टि है। अध्यापिका ने मूल गणित
विषय के सवाल करवाएं और अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के लिए उपरांत दुकानदार द्वारा की गई गलती, ऐड में उसमें गलती हो गई दुकानदार द्वारा, और उस गलती को यह चिन्हित करके सही करवा देती है। यह अधिगम कौन सा प्रकार कहलाएगा? तो यह एक सकारात्मक अधिगम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ही क्या कहलाता है? पुनर्बलन सिद्धांत कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन दर्शाता है? तो वंदना जो है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? कठोर परिश्रम कर रही है। जबकि उर्मिला जो है क्या कर रही है? अपना गृह कार्य समाप्त करके टीवी देखने के लिए वो गृह कार्य समाप्त कर ले रही है। जबकि इला क्या कर रही है? उसे जिला में प्रथम स्थान आना है, इसलिए वो पढ़ाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं आगे कुछ इनका एक लक्ष्य है, जबकि इसके बाद वाला जो ऑप्शन है ये जो किताबों को इसलिए पढ़ती है मेघा ताकि उसे परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो यही आपका पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव है। अगला है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया था? तो अधिगम सिद्धांत के बारे में थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, कोहलर ने दिया है, जबकि बीएस ब्लूम ने नहीं दिया। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में।